कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही, तुम गलत, इस चक्कर में कितने रिश्ते ढह गए। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वी आर अगेन लाइव फॉर ए ब्यूटीफुल सेशन। आज सोसाइटी में या हमारे परिवार में जो रिश्ते हैं, इसकी अहमियत सभी को पता है। फिर भी आज के टाइम में अगर देखा जाए, इंडिया में सारे रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनबन जरूर हो रहा है। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको ये कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे रिश्ते कैसे मजबूत बने। इसी के ऊपर आज की जो टॉपिक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसके ऊपर हम आज ज्वाइन कर रहे हैं एक स्पेशल मेहमान के साथ, जो कि मिसेस शैलजा बाइसन है, गुजरात से। मैम एक साइकोलॉजिस्ट एंड आरईसीबीटी एंड प्ले थेरेपी प्रैक्टिशनर है। चलिए उनको वेलकम करते हैं हमारे डाइस पर और उनसे बातें करते हैं, जानते हैं ये रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी है इसकी वजह क्या है, इससे कैसे उभार सकते हैं और रिश्ते को कैसे फिर से मजबूत कर सकते हैं। चलिए मैम को वेलकम करते हैं। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आज की जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए हमारा व्यूअर को। यस सर। सो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड आई एम शैलजा बिसेन, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड आर्ट थेरेपिस्ट, प्ले थेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर। सो व्हाट इज बेसिकली टॉक्सिक रिलेशनशिप? होता क्या है? रिलेशनशिप सिर्फ एक कपल के बीच में या फिर किसी पार्टनर के बीच में नहीं होता है। रिलेशनशिप्स के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं विच आर कनेक्टेड टू एवरीवन, जैसे कि माँ बाप का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप और सिबलिंग्स, बहुत सारे रिलेशनशिप के डायमेंशन होते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उस रिलेशनशिप में अनहेल्दीनेस या थोड़ी बहुत अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर वो टॉक्सिक हो जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल आवर आवर हेल्थ, आवर मेंटल हेल्थ एज वेल एज आवर फिजिकल हेल्थ, मेनी मोर थिंग, जिसके आउटकम बहुत ज़्यादा फिर डिजास्टर्स हो जाते हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप। मैम हमको पता कैसे चलेगा कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, या साइन बोल सकते हैं, साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप? यस सर। सर, किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी, तो आपको अगर हेल्दी स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रखनी है तो सबसे पहले यू हैव टू कम्युनिकेट वेरी वेल विथ योर पार्टनर और विथ योर अदर रिलेशन, इन अदर रिलेशंस। तो उसके साइन और सिम्टम्स ये होते हैं कि द फ्रंट पर्सन और आइदर यू विल ओन सेल्फ, या तो आप भी किसी को टॉक्सिसिटी दे सकते हैं या फिर सामने वाला भी आपको टॉक्सिसिटी दे रहा हो। तो इसका वो आउटवेट ये होता है कि व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप्स, आपकी वेलबींग, योर वेलबींग इज कंसिस्टेंटली थ्रेटन बाय द पर्सन। आपको हर टाइम डर लगा रहेगा। आपकी वेलबींग, आपके मेंटल हेल्थ, यू आर ऑलवेज इन फियर। मीन्स आपको ये रहेगा कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। दीज आर द सेवरल इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक लिमिट से ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन आपको बदले में उतना नहीं मिल रहा है, तो वो एक साइन सिंपल हो जाता है। कंटिन्यूअसली आपको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, आपकी तारीफ नहीं की जाती है, भले आप कितना भी अच्छा ट्राई कर लो। आपके सेल्फ स्टीम को नकारा जाता है, आपको मिसअंडरस्टूड किया जाए, आपको सपोर्ट ना मिले फैमिली की या पार्टनर की। सो मेनी थिंग्स, आपको बात बात पे गुस्सा हो। और वो ये सब चीज़ें जब एक्सट्रीम हो जाएं, कभी कभार हो, इंसान गुस्से में कर सकता है, कभी गुस्सा सबको आता है, वो एक लिमिट तक हो तो ठीक है, लेकिन वो जब कंटिन्यूअस होने लगे, कंसिस्टेंट होने लगे, और एज वेल एज वो फिर उसके बाद वो रिप्लाई में सॉरी भी नहीं आए, सामने जो भी रिलेशनशिप में है वो सॉरी भी नहीं फील करे, ना तो उसको रिपे करने की कोशिश करे, ना तो वो बॉन्ड को सुधारने की कोशिश करे, तब तब वो चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं। तो ये जो कौन सी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी ज्यादा देखा जाता है? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की रिलेशन तो एक कॉमन है, और कौन सी रिलेशन है? सर बेसिकली जब हम किसी के संग कंटिन्यूअस रहते हैं, आजकल की जो सोसाइटी है उसमें न्यूक्लियर रिलेशन, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड ज़्यादा हुआ है।
पर फिर भी बहुत सारे रूरल एरियाज में आप जाइए, या जो पहले के लोग हैं वो एक संग फैमिली में रहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ में तो होता ही है, लेकिन देयर आर मेनी रिलेशनशिप्स विच यू कैन शो, विच यू कैन सी इन टॉक्सिसिटी, दैट इन लॉज, बिटवीन इन लॉज, इधर इन भाई भाई के बीच में आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस एक दूसरे को टॉर्चर देना, या इन लॉज में होता है, या फिर आप जिसके संग भी आप कंटिन्यूअस रह रहे हैं, तो उन रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप आप भाई बहन का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, माँ बच्चों का हो सकता है, पेरेंट्स चिल्ड्रंस का, इनफैक्ट इन लॉज, और ऐसे इन लॉज का हो सकता है। तो सर देयर आर मेनी रिलेशनशिप, रूममेट्स का भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो हॉस्टल में जाके रहते हैं, बच्चे या लड़के हैं, जो जो शादी के बाद भी जिनको ड्यू टू वर्क, ड्यू टू देयर बहुत सारे जो यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स की प्रिपेयर करते हैं, तो वो भी जो अपने घर से बाहर दूर रहते हैं किसी न किसी रूममेट के साथ, जो खुद खाना बनाना सब कुछ करते हैं, तो उनके संग भी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन डेफिनेटली। सिचुएशन। हाँ, एंड डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, पर्सन सामने वाले की मेंटल हेल्थ, सामने वाले की अपनी सेल्फ स्टीम क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका टॉक्सिक रिलेशनशिप इफेक्ट, की इफेक्ट? जैसे कि सर इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है हमारे मेंटल हेल्थ पे। हम कंटिन्यूअसली किसी न किसी फियर में रहते हैं, हमें ये डर लगा रहता है कि अभी हमसे कुछ ना कुछ गलत हो जाए, सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, डिसरेस्पेक्टनेस आती है, हमेशा आइडियाज ऐसे रहते हैं, डिस्टॉर्ट आइडियाज होते हैं कि नहीं अभी ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाते हैं कि अगर हमें संभल संभल के हम काम करने लगते हैं, एक एक कदम फूक फूक के चलना वाला हो जाता है हमारा, हम बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ हमें पॉजिटिव दिखाई नहीं देता, हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम पूरी तरीके से, कि वो दिन भर सुनने के बाद फिर रात होते होते हमारे पास इतनी भी एनर्जी नहीं बचती कि हम किसी और को, खुद को ही पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे पाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पर्सनल ग्रोथ में ये हिंड्रेंस होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हमारा पर्सनल ग्रोथ, हम उससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते, हम सामने वाले को प्लीज़ करने में, उसको प्लीज़ करने में इतने रह जाते हैं कि हमें खुद नहीं समझ में आता कि हम अपने पर्सनल ग्रोथ को, हम अपने सेल्फ को हम छोड़ के बहुत आगे निकल चुके हैं सामने वाले को प्लीज करने के लिए। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो वार्निंग साइन कौन से होती है? वार्निंग साइन कि जब आप कुछ भी करें तो सब गलत लगे, जिस किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सामने वाले को सब कुछ गलत लग रहा है, आपके पर्सनल या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो आपने कभी शेयर किया हो सामने वाले से, और वो आपके अगेंस्ट यूज किया जाए बात बात पे, या फिर एनी टाइम वो आपके अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन यूज किया जाए, आपको आइसोलेट कर दिया जाए, कोई भी सलाह मशवरा किया जाए आपसे नहीं पूछा जाए, अपने आप से नहीं पूछा जाए, आपको अलग कर दिया जाए, कोई बाउंड्री नहीं सेट हो, मतलब कोई पर्सनल स्पेस न दिया जाए, कोई बाउंड्रीज नहीं सेट हो लाइफ में, कुछ भी नहीं, किसी भी मैटर में ही कोई बाउंड्रीज नहीं सेट हो, लैक ऑफ ट्रस्ट मीन्स हर टाइम शक करना, और उसके बाद वेंजफुल एक्शंस हो कि नीचा दिखाने के लिए हर टाइम कोई ना कोई काम करना, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाए आपको, आप सब कुछ दे रहे हो लेकिन आपको सामने से कुछ नहीं मिले, कंटिन्यूअस टॉन्टिंग, कंटिन्यूअस आप कुछ भी करो वो टॉन्ट करना हो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना हो इंसल्ट करने के लिए, आपकी आपके क्या पर्सपेक्टिव है वो देखना ही नहीं है सामने वाले को, और आपने किस पर्सपेक्टिव से काम किया वो भी नहीं देखना है, और सिंपैथी गेन करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज करना, आप ही के अगेंस्ट आपको उस पे यूज करना, दीज आर द रेड साइंस, रेड वार्निंग और रेड फ्लैग्स इन द टॉक्सिक रिलेशनशिप। मैम, जब एक रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसको क्या छोड़ देना चाहिए, या कैसे पता चलेगा कि ये टाइम आ चुका है, ये रिलेशन हमसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता है? जब जब बेसिकली सर देखिए, वो अपने सेल्फ पावर, सेल्फ विल पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी हम इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच होते हैं सामने वाले से, वेदर इट्स आवर पार्टनर, वेदर इट्स आवर एनी रिलेशनशिप, कभी कभी हम इमोशनली बहुत ज़्यादा, बहुत लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो हम उनसे इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं कि फिर हम चाह के भी नहीं छोड़ पाते, हमें लगता है चलो ठीक है जाने दो, चलो ठीक है जाने दो। सर
उस जाने दो में बात बहुत आगे ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी-कभी वापस लौटना इम्पॉसिबल होता है और उसमें हम बहुत ज़्यादा इतने घिर जाते हैं कि फिर उन्हीं लोगों को सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो वो कुछ साइंस ऐसे होते हैं जब लगता है कि अब हमें ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, अब हमें छोड़ देना चाहिए। इट इज कि क्या हमारा रिलेशनशिप एब्यूसिव है, एंड एब्यूसिव इज नॉट ओनली वर्बल, इट्स मेंटल, इट्स इमोशनल, इट्स इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल। फाइनेंशियल अब्यूज भी हो सकता है कि आपको बात बात पे आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपके स्पेंडिंग, आपके एक्सपेंडिचर्स एक्सेट्रा। मेंटल इश्यू, मेंटल अब्यूसनेस, इमोशनल अब्यूज की आपके इमोशंस को नकार दिया जाए, कोई उसकी वैल्यू नहीं करे। एंड फिर उसके बाद कि आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि कब तक, आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल बीत गए हैं, फिर भी अगर ये चीज़ें कंटिन्यू हैं, तो फिर इट इज़ नाउ टाइम टू लीव। एंड थर्ड थिंग इज कि आपका ये रिलेशनशिप जो है, ये आपके पर्सनालिटी पे, आपके ग्रोथ पे कितना इफेक्ट कर रहा है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पर्सनल ग्रोथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी इंडिविजुअल। और अगर आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो आप जहाँ हो वो एनवायरनमेंट आपके लिए सेफ नहीं है। आपके लिए बिल्कुल भी एक काइंड ऑफ कि वो नरिशिंग नहीं है। नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है। और अदर थिंग इज कि is this partnership is an equal dimension। आप जितना इस रिलेशनशिप में दे रहे हो, क्या सामने वाला भी आपको उस रिलेशनशिप में उतना दे रहा है? वेदर इट्स योर पार्टनर, वेदर इट्स योर whether it's your friend, whether anyone who you are in relationship, who to whom with you are going with, क्या आप वो भी इतना इक्वल डायमेंशन में है कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हो वो भी इतना डाल रहे हैं? और नेक्स्ट थिंग इज कि जो पार्टनर या पर्सन है वो चेंज होने में क्या अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है? आपने कभी होता है कि सामने वाले ने एक बार सॉरी बोला लेकिन फिर वही काम किया, दूसरी बार सॉरी बोला फिर वही काम किया। इट्स कंटिन्यूअस, ये होता रहता है कि वो सॉरी बोल के लेकिन वही करते रहते हैं। इट मीन्स कि दे डोंट वांट टू चेंज। उन्हें ये पता है कि आप वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपको उनको ये पता हो गया है कि वो आपसे एक सॉरी बोलेंगे या एक दो बार मनाएंगे, आप मान जाओगे, वापस वही उसी उसी जहाँ से शुरू किया था स्क्वायर वन से वहीं पे आ जाते हैं। तो इट इज़ नाउ टाइम फॉर टू लीव। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी अपनी लाइफ मैनेजेबल है कि नहीं है। आप अपना खुद का, फिर वो रिलेशनशिप आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी मायने रखती है, उसके संग संग आप अपने आप को कितना मैनेज कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं कि ये देख के फिर इट्स टाइम कि नाउ लीव टू दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड मूव ऑन। इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? सर इससे बाहर आ सकते हैं कि यू नीड टू टॉक, यू नीड टू एक्सप्रेस। समटाइम्स द पर्सन whoever we are in relationship, वो हमें फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हर्ट करते रहते हैं, हमें पुट डाउन करते हैं, डेरोगेटरी नेम से कॉल करते हैं। तो देर आर मेनी थिंग्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं एंड हमें प्रॉब्लम्स को डिनाई करते हैं। तो हम इससे बाहर ये आ सकते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू टू कन्फ्रंट योर सेल्फ, टू योर ओन सेल्फ कन्फ्रंट। पहले आप अपने आप को कन्फ्रंट करिए कि ये हो क्या रहा है, ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या ये कब तक चलेगा, या अपने मेंटल हेल्थ या अपने फिजिकल हेल्थ पे मुझे इसका कब तक आई कैन टॉलरेट दिस। एंड ये होता है। सेकेंड थिंग कि यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, कि आपके अंदर भी, आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी इमोशंस है, आपके अंदर क्या चल रहा है, यू नीड टू एक्सप्रेस। देन यू नीड टू मेक अ डिसीजन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि आपको इसमें रहना है या बाहर आना है। और अगर बाहर आना है तो फिर आपको उस डिसीजन पे स्टैंड रहना है कि नो मैटर वॉट कि कुछ भी हो, आप फिर वापस से वहीं पे नहीं जाओगे, वरना फिर तो आप और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए जाओगे। एंड देन सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। आप उन लोगों के कांटेक्ट में आइए जो पॉजिटिव बातें करते हों या जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हों और आपको सपोर्ट करते हों in any form। And then if possible then change the place, change the surround। sometimes हमारे surrounding का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है, तो it's better कि change your place, change your surroundings। तो maybe it really affects, it regenerates our mental health and physically it regenerates ourselves। And then
get comfort of your close ones, to whom you seek consent or content, to whom you are content. आप उनके comfort लीजिए, उनके पास जाइए, उनसे बातें करिए, इफ पॉसिबल तो उनके संग टाइम स्पेंड करिए, जिससे कि हमारा जो एक हीलिंग पावर है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, जो हमारा दिमाग है, वो हील हो सके। इफ अगर हम फुल्ली हील रहेंगे तभी हम कुछ आगे सोच पाएंगे। And then focus on yourself care, focus on your personal growth, on your personality, that गलती कहाँ हुई है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, और ऐसा कब तक, क्या पूरी लाइफ ऐसे ही बिता देनी है। So basically these are the things to come out of a common toxic relationship. मैम आज के टाइम में इंडिया में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम इश्यू जो हम देख रहे हैं वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में, और मैक्सिमम केसेस में ये होता है एक जो एडजस्टमेंट की जो कॉन्सेप्ट है या टॉलरेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे इंडियन इंडियन जो मेंटालिटीज है उसमें बैठा हुआ है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सही नहीं चल रहा है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, फिर भी जो सोसाइटल स्टिग्मा है उसको देखते हुए जो वुमेन्स होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, वो बाहर बोलते नहीं है, उसको टॉलरेट करके चलते हैं, और जिंदगी भर भी ऐसा बहुत सारे रिश्तों में ये जिंदगी भर उसको सहते हैं, लेकिन उस कभी कुछ प्रतिवाद नहीं करते। उनके लिए आपकी स्पेसिफिक एडवाइस क्या रहेगी? सर बेसिकली आई नीड टू टेल यू वन थिंग कि जो जो अभी तो बहुत सारे सिनेरियोज चेंज भी हो रहे हैं, जो औरतें अर्बन एरियाज में हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, अर्न कर रही हैं, उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकती हैं। लेकिन सर जो रूरल एरियाज में, जैसा आपने कहा, जहाँ एडजस्टमेंट इज द मेन थिंग, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, समाज की बातें हैं कि सोसाइटी करेगी, सर उन्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। उन्हें लगता है कि ये तो कॉमन है, ये तो सबके संग हो रहा है, तो हमारे संग हो रहा है तो कौन सी नई बात है। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि ये चीज़ें बुरी हैं, इनका असर बुरा है, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। और अगर कभी किसी को पता भी चले या कभी कोई औरत आवाज़ उठाए तो फिर उनके जो अगल बगल के लोग होते हैं वही उन्हें दबा देते हैं कि अरे नहीं, ट्राई टू एडजस्ट, ये तो कॉमन चीज़ है। तो बेसिकली माय एडवाइस फॉर द वुमेन्स टू फर्स्ट, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके संग कुछ भी गलत हो रहा है या आप भी गलत कर रहे हो, तो प्लीज कन्फ्रंट योर सेल्फ, एटलीस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कि आप क्यों गलत कर रहे हो या आप क्यों गलत बर्दाश्त कर रहे हो। आस्क योर पार्टनर, आस्क योर पार्टनर फर्स्ट कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बेसिकली हमारे रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स होती है, ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इन लॉज की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि औरतें सहती जाती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं इट्स अ कॉमन थिंग। नो, इट्स नॉट एट ऑल कॉमन, नॉट एट ऑल। यू नीड टू आस्क योर पार्टनर देन व्हाई आर यू डूइंग टू मी, ऐसी क्या गलती हो गई है या ऐसा ऐसी इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। हर बिहेवियर का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। देन लेट्स सिट एंड टॉक, कि हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जब जब आप अपने खुशियाँ शेयर करने से बढ़ती हैं और प्रॉब्लम्स शेयर करने से सॉल्यूशन मिलता है। सो बेसिकली वी नीड टू सिट एंड टॉक कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम्स हमारे बीच में क्यों आ रही हैं या आपके संग ऐसा क्यों हो रहा है, हम बैठ के बात करते हैं। So basically my advice is that कि you need to confront and then you need to ask yourself कि आपको भी इसको सुधारना है या टॉलरेट करते जाना है, कि जो हो रहा है ठीक है, चलो समाज की खातिर ऐसा। तो बेसिकली आपको ये भी देखना है कि बहुत सारी औरतें होती हैं जिनके बच्चे भी हो चुके होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, फिर भी वो सहती हैं, और फिर वही ये सब चीज़ें उनके बच्चे सीख लेते हैं। लड़के वही चीज़ें अपनी औरतों पे, अपनी वाइफ पे, अपनी माँ बहन पे ट्राई करते हैं, और लड़कियां वो चीज़ें कंट्रोल करना, टॉलरेंस करना सीख जाती हैं। सुनो, सो वी नीड टू आस्क टू, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुधारने के लिए हमें ये पूछना ज़रूरी है कि हम ये जानना ज़रूरी है, हमें ये पूछना ज़रूरी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये गलत है, मीन्स गलत है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ ये है कि हम आज की जो वहाँ की सोसाइटीज़ होती हैं उसमें हम एज अ झांसी की रानी बन के नहीं आवाज़ उठा सकते, वो तुरंत हमारी आवाज़ दबा देगी।
मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर। हाँ आया। आवाज थोड़ा सा तो सर धीमा आ रहा है। अभी आ रही है सर। हाँ। तो हमें उस ज़रूरत है कि हम बैठे, हम बात करें, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, हम अपने अपने डिसीजन पे फर्म रहें। उन औरतों को अपने डिसीजन पे फर्म रहना होगा कि ये गलत है तो गलत है, नो मैटर व्हाट, और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। उसके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढिए, एक संग मिलकर ढूंढिए, प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगा। तो बेसिकली दिस एडवाइस फ्रॉम मी। मैम अगर कोई फीमेल या वुमेन टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो बाहर आना भी चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉलरेंस लेवल उसका पार हो चुका है, फिर भी जो सोसाइटल स्टिग्मा की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं कि रूरल एरियाज में बहुत सारा स्टिग्मा होता है, तो वो फिर दब जाती है। तो सोसाइटी की माइंडसेट थोड़ी सी चेंज होनी बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। बिल्कुल जो सर। आज इक्वालिटी आज की बात कर रहे हैं, जो हम हर जगह गवर्नमेंट सिस्टम या कोई भी हमारा समाज में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आज भी सोसाइटी में इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं सर। आज भी लोग भले बात करते हैं, लेकिन आज भी सोसाइटी में इक्वालिटी 2 और 3% है। क्योंकि सर हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना हुआ है, वो पहले से ही है सर। वो हमारे इंडिया में ही नहीं है, वो फॉरेन में भी है कि औरत भले ऑफिस का काम करे, लेकिन घर आके खाना उसी को बनाना है, बच्चों को उसी को संभालना है, या मेनी मोर थिंग वो उनके नाम पे होता है। कहीं कहीं अगर लड़के मीन्स मेल पर्सन अगर शेयर करना भी चाहे वर्कलोड, अपना पार्टिसिपेशन देना भी चाहे, तो उनके पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं कि हमारा बेटा क्यों क्यों आप क्यों नहीं कर सकती हो, यू आर वुमेन, यू हैव द पावर, यू कैन डू एनीथिंग, आपको सब संभालना है, घर की इज्जत हो, घर औरतें ही संभालती हैं, एक्सेट्रा। सो दीज आर द मेन थिंग्स। इक्वालिटी आज भी नहीं है हमारे सोसाइटी में, बट वी आर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेल्फ। हम अपने लड़कों को नहीं सिखाते हैं रिस्पॉन्स इक्वालिटी की बातें, हम उन्हें नहीं सिखाते हैं कि कोई भी काम औरत या आदमी के बीच में डिवाइड नहीं होता है। अगर एक घर में अगर दो लोग रह रहे हो तो दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आदमी ये काम कर देगा तो छोटा हो जाएगा या इज्जत घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली वी नीड टू टॉट आवर सन दीज थिंग्स एंड, और हमें अपनी बेटियों को ये सिखाना होगा कि आपको काम लेना आना चाहिए। आपको आपकी इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना है कि नहीं, मैं अपने बच्चे से ये काम नहीं करा सकती, मैं अपने पति से ये काम नहीं करा सकती, या फिर मैं अपने किसी मेल फ्रेंड को ये नहीं बोल सकती करने के लिए, सोसाइटी क्या बोलेगी, और नहीं ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा ही काम है। सो हमें खुद इस मेंटेलिटी से बाहर आना होगा। औरतों को ही सबसे पहले ये समझना होगा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें लेबल लगा हुआ है कि ये सिर्फ आदमी कर सकते हैं, ये सिर्फ औरतें कर सकती हैं। क्योंकि अब औरतें भी बाहर जाके कमाती हैं सर, और आदमी भी घर के काम करते हैं। अब जितने बहुत बड़े बड़े शेफ्स का नाम देखिए आप, वो मेल हैं। हार्डली फीमेल शेफ्स का नाम आज के सोसाइटी में फेमस है। वेदर इज संजीव कपूर और बहुत सारे सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो शेफ हैं। तो खाना तो आज आदमी बहुत अच्छा बना रहे हैं, शेफ हो रहे हैं। और कमाने में के लिए आप देखिए तो अभी बड़े बड़े कंपनीज की सीईओ औरतें हैं। तो जब जो मेल थिंग है कि आदमी जाके बाहर कमाते हैं, औरतें घर का काम करती हैं, जब उसमें ही कोई अब ट्रांसपेरेंसी, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है, तो फिर घर के इन छोटे छोटे कामों में भी ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। और जैसा सर कहते हैं कि एक औरत पूरी सोसाइटी को बनाती है, तो बेसिकली वी द वुमेन वी नीड टू चेंज आवर ओन मेंटेलिटी एंड एडुकेट टू आवर डॉटर एज वेल एज आवर सन कि ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ा काम। तभी वो आगे चल के उनकी जब माइंड सेट ऐसी रहेगी तो वो आगे चल के ऐसा नहीं करेंगे या नहीं होने देंगे। तो वो हम जो स्टिग्मा है वो सोसाइटी से दूर होगा। और बहुत हद तक ऐसे लोग हैं भी जो इस बात में यकीन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सोसाइटी इस बात से दबा देती है, या फिर वो पीयर प्रेशर हो जाता है कि अरे तुम कैसे कर सकते हो, दोस्तों का पीयर प्रेशर, उसके बाद इन लॉज का, फैमिली का प्रेशर हो जाता है, अगल बगल लोग क्या कहेंगे अगर देख लेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भी वॉइस आउट करना होगा कि ठीक है,
देख लीजिए तो देख लीजिए, हम हमारा काम है तो हम ही करेंगे। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स वी नीड टू क्लियर आउट। जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, हम स्टैंड नहीं होंगे अपने डिसीजंस पे, हमारा डिसीजन फॉर्म नहीं होगा, हम मेंटेलिटी नहीं चेंज करेंगे, तब तक वो सोसाइटल स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं होगा। हम किसी को हेल्प कैसे कर सकते हैं इस टॉपिक पे या इस इश्यू पे हम मदद कैसे कर सकते हैं? किसी को हम मदद ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें दिख रहा है, हमें अगर ऐसे किसी में लक्षण दिख रहे हैं या ऐसे किसी में प्रॉब्लम दिख रहे हैं, सो बेसिकली वी नीड टू बी एम्पैथेटिक। हमें उनसे पूछना है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। और हमें उन पे फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं, आप हमें बताओ ही, बट गिव देम फ्रीडम टू, कि आपको जब भी ज़रूरत हो हम आपके पास हैं। सेकेंड थिंग कि यू नीड टू लिसन लिसन देयर प्रॉब्लम्स, कि नो मैटर व्हाट हम सुन रहे हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। एंड डोंट डोंट जज और क्रिटिसाइज देम कि अरे ऐसा क्यों हो गया, क्यों क्या। वो जो क्रिटिसिज्म और जजमेंट की ही वजह से बहुत सारे लोग अपने अपने फीलिंग्स को दबा लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते, कि सोसाइटी या हमारा फ्रेंड या हमारे लोग ही हमें जज करेंगे, हमें क्रिटिसाइज कर देंगे कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में औरतें इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती हैं कि उन्हें उनका खुद का पार्टनर और उन्हें खुद के उनके बच्चे क्रिटिसाइज कर देते हैं, जज कर देते हैं। और बेसिकली जो मेल हैं, अगर वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहें, तो उनके उनके मेल फ्रेंड या उनके पेरेंट्स या ऐसे उनके पीयर प्रेशर में वो आके वो स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें क्रिटिसाइज होने का डर लगा रहता है या फिर जजमेंट का डर लगा रहता है। एंड बी जेंटल विद द पर्सन्स, कि आपको जिसमें ये सारे सिम्टम्स साइन दिख रहे हैं उनके संग जेंटल होइए। उनको चेक करते रहिए टाइम टू टाइम कि आर यू ओके, आर यू फीलिंग हैप्पी, डू यू वांट टू गो आउट, आर यू कमिंग विथ मी, एक्सेट्रा। And be honest with them. Don't play with their emotions. If someone is trusting on you, then don't play with them. And maintain your own boundaries and set the priority, and ask them to set the priority for mental health. आप उन्हें एटलीस्ट इतना तो सिखा ही सकते हैं कि बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं हमारे लाइफ की, और वो अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी में रखें, तो जिससे आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं टू कम आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। मैम, जब कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम होते हैं तो पहले इमोशनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हम यस इमोशनली ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो ये इमोशनल फ्रीडम क्या होता है? सर, इमोशनल सर बेसिकली इमोशन इज व्हाट वी फील। जब भी हम कुछ फील करते हैं उसका एक्सट्रीम लेवल इमोशंस होते हैं। तो हम जब भी किसी के संग भी हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, हम जब किसी के संग जुड़ते हैं, तो हम उससे हमारा इमोशनल कांटेक्ट सबसे पहले होता है। तो इमोशनल कांटेक्ट में ऐसा होता है कि समटाइम्स हम उस इंसान से दूर गए हैं, तो हमारे दिमाग में कंटिन्यूअस लगा रहता है कि वो कैसे होंगे। कोई भी हो सकता है, अदर इट इज पार्टनर हो और अदर इट इज आवर मेंबर्स ऑफ फैमिली के, तो वो हमें लगा रहता है कि वो कैसे होंगे, कहाँ होंगे, खाना खाया, क्या कर रहे होंगे। वो कांस्टेंट नैगिंग ब्रेन में चल रही होती है। तो अगर वो एक लिमिट तक है तो ठीक है कि हाँ, हमने बात कर लिया, हमारे टेंशन फ्री हो गया, फिर उसे अपने बच्चों के लिए भी। लेकिन जब वो चीज़ें कॉन्स्टेंटली नैग करने लगे दिमाग में, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओ, आपको कुछ और ही नहीं, सिर्फ वही दिमाग आपका वहीं है, बॉडी कहीं और है, तो वो जो इमोशनल फ्रीडम होता है वो आपका लॉक ब्लॉक ब्लॉक हो जाता है। मीन्स आप बाहर निकल के भी अगर बाहर नहीं निकले हो तो फिर आप फ्री नहीं हो, फिर आप वहाँ पे ब्लॉक हो चुके हो। तो दैट्स द थिंग इज इमोशनल फ्रीडम। क्या ये इमोशनल फ्रीडम की जो मेथड है, इसके कोई रोल है? खैर हाँ, बहुत ज़्यादा रोल है। उम, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में इमोशनल फ्रीडम की ये रोल होती है कि हम बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने लगते हैं दूसरों की फीलिंग्स को हम अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, दूसरों की बातों को हम अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, जिससे कि हमारा इमोशनल फ्रीडम ब्लॉक हो जाता है। दूसरों की बातें सुननी अच्छी बात है, उन्हें मानना चाहिए, लेकिन नॉट अप टू सम एक्सटेंट, नॉट दैट मच कि हमें सिर्फ कॉन्स्टेंटली वही समझ में आए। हम जो भी करें उनके हिसाब से करें, हम जो भी बोले उनके हिसाब से बोले, हमारा सोना उठना बैठना खाना सब सामने वाले के हिसाब से हो, तो वो हमारी इमोशनल फ्रीडम ब्लॉक हो जाती है।
सो इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि हम सामने वाले को उतना ही एब्जॉर्ब करें जितना हमारे खुद के लिए सही हो, हम जितना हमारे लिए भी अच्छा हो, हमारी पर्सनल ग्रोथ में वो काम आए, तभी तक करें। और हम रेस्पॉन्ड करें रिएक्ट करने से ज़्यादा। कभी कभी होता है कि हम चिढ़ जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तो वो रिएक्शन देने की बजाय हम रिस्पॉन्ड करें कि ऐसा नहीं है या ऐसा है। We need to voice out ourselves. We need to speak कि stop, that's all, हो गया, अभी नहीं, या फिर हमें अपने पर्सपेक्टिव को रखने की ज़रूरत है। और चूंकि इमोशनल फ्रीडम में क्या होता है कि हम अपने सेल्फ स्टीम को रीबिल्ड कर रहे होते हैं, तो हम दूसरों का ब्लेम खुद पे लेने के लिए तैयार नहीं होते। बेसिकली जो लोग टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, वो हर चीज का ब्लेम डालते हैं, इमोशनल पंचिंग बैग समझ लेते हैं आपको या सामने वाले को, कि कहीं उनके उनके किसी और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, वो आपके ऊपर इमोशनली जंप डंप कर देंगे, आपको आपके ऊपर इमोशनली वो डंप कर देंगे। बेसिकली आप उनके लिए एक इमोशनल पंचिंग बैग हो जाते हो। तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस। सो अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप इमोशनली फ्रीडम आपका बैन हो चुका है। सो वी नीड टू स्टॉप टेकिंग ब्लेम फॉर एवरीथिंग। जिस चीज की हमने कोई गलती नहीं की है, वो काइंड ऑफ कि बलि का बकरा बन जाते हैं, वो बनने से बचना होगा। एंड हमें अपनी फीलिंग्स को अवॉइड नहीं करना है अब, कि सामने वाले के लिए हम अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। हमारा मन कुछ और था, लेकिन हम सामने वाले को अपीस करने के लिए, वो खुश रहे, उसको कंटिन्यूअस खुश रखने के लिए हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते जाते हैं। वो वो चीज़ों को अवॉइड करना होगा। हमें अपने आप से कनेक्ट होना होगा कि ये हम अपने लिए कुछ, अपनी खुशी के लिए कुछ करें। हमें कुछ अच्छा लग रहा है तो हम वो खाएं, वो पहने, अपने हिसाब से थोड़ा काम करें। तो हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। हम अपनी चॉइसेस पे ध्यान दें, हम सामने वाले की भी चॉइसेस को ध्यान में रखें, लेकिन खुद के चॉइसेस को भी ध्यान दें। हम सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस पे इतना खरा उतरने के लिए इतनी ज़्यादा हम एफर्ट डाल देते हैं कभी कभी, कि हम खुद को भूल जाते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस, वो बाउंड्री सेट करनी होगी कि बस हम आपकी एक्सपेक्टेशंस को यहीं तक पूरी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पूरी करने पे हम अपने पर्सनल को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो अगर हम खुद को ही नहीं बचा पाएंगे, तो एज एन इंडिविजुअल देर इज नो नीड टू लिव फिर, कि वो कोई वैल्यू, हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी हमारी खुद की नज़र में, अगर हमने अपने लिए अपना ही हम वैल्यू नहीं करें, हम सामने वाले की नज़र में वैल्यू गिरा दें। तो बेसिकली इमोशनल फ्रीडम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, तो हम सामने वाले के ब्लेम, डेरोगेटरी रिमार्क्स और उनके स्केपगोट बनते चले जाएंगे, उनके एब्यूसिवनेस को हम टॉलरेट करते चले जाएंगे। फिर वो हम इमोशनल फ्रीडम हमें नहीं मिलेगा, तो हमारा पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा। मैम, रिश्तों में स्मूथनेस लाने के लिए हर किसी का रोल होना बहुत ही जरूरी है। हम अकेला तो नहीं कर सकते, ये सभी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट भी चाहिए। तो सभी के लिए आपकी लास्ट मैसेज क्या रहेगी? सर सब मेरा सर ये मैसेज है कि किसी से हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। एंड द पर्सन हु स्प्रेडिंग टॉक्सिसिटी, दे नीड टू नो कि this is very very intolerable or very bad thing they are doing। means uh, बेसिकली उन लोगों को के लिए ये ज़्यादा मेरा मैसेज ये रहेगा कि जिन्हें जिन्हें ऐसा लगता है, या अपने आप को भी अगर अगर हम भी ऐसा कुछ करते हैं, तो हमें खुद को पहले खड़े होके देखना होगा, खुद को मिरर में कन्फ्रंट करिए कि आप में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। हमारे अंदर जब कोई प्रॉब्लम होती है, तभी हम उस प्रॉब्लम को छुपाने के लिए सामने वाले पर पूरा ब्लेम डालते जाते हैं। तो बेसिकली वी नीड टू कन्फ्रंट आवर सेल्फ कि क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं, या सामने वाला कर रहा है। तो हमें उन्हें कहना होगा कि आप, प्रॉब्लम क्या हो रही है। बेसिकली वी नीड टू टॉक की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या हो रही है, कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे संग। और in complex like superiority and inferiority complex play a very important role। So we also need to talk about that कि कहीं कुछ गलत लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दबाया जा रहा है, जिसके बदले में आप हमारे ऊपर उसका रिएक्शन दे रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपके एक्सिस्टेंस के लिए थ्रेटनिंग है, हम आपके वेलबींग के लिए थ्रेटन है।
तो भी आप बोलो, फिर हम भी अपनी उस चीज को सुधारेंगे। सो माय लास्ट मैसेज इज कि my advice is कि we need to talk, we need to communicate, and we don't need to tolerate. There is no need to tolerate such bad things, because it can take toll on your mental health, your physical health, and it will hindrance your personal growth. So communicate, take help, ask basically ask for help from your friend, from your family, from other person. Go for a psychologist, go for a counselor, go for a mental health. इनके पास जाइए, आप ऐसे काम करिए जिसमें खुशी मिले, जिसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, जिसमें फिर आप ऐसे सराउंडिंग में रहिए जहाँ हैप्पीनेस हो, पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव चीजें देखिए, सुनिए, कि आप खुद को सेन रख सकें किसी भी सिचुएशन में। थैंक यू मैम। आज आपने बहुत सारे वाइटल पार्ट के ऊपर या पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करके जितना भी लोग देख रहे हैं, आने वाले टाइम में वीडियो जितना सर्कुलेट होगा, जितना लोग देखेंगे, जरूर ये आज की जो टॉपिक था ये बहुत ही वाइटल था। क्योंकि सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जो जहाँ पे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो हैप्पीनेस, जो पीस, जो हार्मोनी की हम सर्च कर रहे हैं या जिंदगी में ढूंढ रहे हैं, उसको पाने के लिए जिंदगी में हर जगह हमको पीस और हार्मोनी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। क्योंकि पहले खुद को भी एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम खुद को एनालिसिस नहीं करेंगे तो दूसरों की जो नजरिया है, जो परसेप्शन है, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आपने बहुत ही वाइटल पॉइंट के ऊपर बहुत सारा डिटेल्स में आज डिस्क्राइब किए, इसके लिए हम आपसे आभारी है। और आप आज बिजी शेड्यूल से टाइम निकल के हमारा व्यूअर के लिए इतना टाइम दिए है, इतना वक्त दिए है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज की जो डिस्कशन था, इससे तो ये हमको पता चल चुका है कि रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक रिलेशंस है, जो टॉक्सिसिटी में हम जी रहे हैं आज के टाइम में, मैक्सिमम मोर देन 90% बोल सकते हैं इन इंडिया, इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन। ये सिचुएशन से हमको बाहर आना पड़ेगा, और हमको एक अगर पीस और हार्मोनी लाइफ चाहिए तो हमको रिलेशनशिप में सुधार करना, हेल्दी रिलेशनशिप में रहना ही पड़ेगा फॉर आवर वेल बीइंग। हमें हेल्दी रिलेशनशिप की बहुत बहुत जरूरत है, इफ यू वांट टू लिव पीस, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। या थैंक यू मैम। तो तो जीवन में रिश्ता होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उस रिश्तों में भी जीवन होना भी बहुत ही जरूरी है। इसे नोट्स के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कोई दूसरे सेशन में दूसरे मेहमान के साथ। नमस्ते मैम, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।